इससे पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी कि जो चुनाव जीतने, उपचुनाव हो या चुनाव हो, उसके जीतने का फॉर्मूला क्या होता है। क्या आप ईवीएम और वोटर लिस्ट पर गड़बड़ी का आरोप लगा के चुनाव जीत लेंगे? ऐसा नहीं होता। संगठन से चुनाव जीते जाते हैं। यही इस बार के उपचुनाव के नतीजों ने भी दिखाया कि ईवीएम से नहीं, संगठन की मजबूती से जीते जाते हैं चुनाव। 4 राज्यों की 5 विधानसभा चुनाव सीटों पर उपचुनाव को कई दल फाइनल मैच का ट्रेलर भी मानते हैं। जाहिर है कि केरल के नीलांबूर की जीत को प्रियंका गांधी यूडीएफ की केरल में वापसी का संकेत मान रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने गुजरात और पंजाब में अपनी पारंपरिक सीट को क्यों नहीं जीता, क्यों नहीं वो हासिल कर पाई। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण अंशु को 10,000 वोटों से करीब हरा दिया। वहीं लुधियाना वेस्ट कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है। आप जानते हैं कि इस सीट पर कांग्रेस का होल्ड रहा है। कांग्रेस के एमपी और पार्टी अध्यक्ष का यहां दबदबा है, लेकिन वो चुनाव प्रचार में शामिल तक नहीं हुए। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत हार की बड़ी वजह मानी जा रही है। बीजेपी के उम्मीदवार 20,000 से भी ज्यादा वोट लेकर सबको उन्होंने चौंका दिया। गुजरात के कांग्रेस की सीट जो विसावदर को आम आदमी पार्टी ने दोबारा हासिल कर ली। इस सीट पर लगातार कांग्रेस जीतती रही है और वो अब आम आदमी पार्टी को मिलने लगी है। गुजरात की विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया चुनाव जीत गए हैं, तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस है कहां। जनता ने उन्हें कांग्रेस के बदले बेस्ट ऑप्शन मान लिया है, ये अरविंद केजरीवाल ताल ठोक के अब कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या रोज रोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करके चुनाव जीता जा सकता है? क्या कांग्रेस के आईटी सेल जनता से कनेक्ट होने को सोशल मीडिया को ही प्रभावी टूल मानती है? बड़ा सवाल यह भी है कि बारात का घोड़ा बदलकर रेस का घोड़ा चुनाव में लगाने वाले राहुल गांधी अपने उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बचा पाए, तो जाहिर है कि जिम्मेदार तो संगठन ही होगा ना कि चुनाव आयोग। भले आप चाहे जितना लिख लें, बोल लें, जितने आरोप लगा लें, लेकिन संगठन है तो चुनाव जीतेंगे, जैसे केरल में जीते। तो राहुल गांधी ने कहा था कि बारात के घोड़े को बारात में और रेस के घोड़े को रेस में और लंगड़े घोड़े को रिटायर कर देना चाहिए। सुनिए उनकी बात। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी घोड़ा फेरते रह गए, कुछ हुआ नहीं, यानी तो फेर नहीं पाए। लेकिन पंजाब में जो नतीजा आया है, उस पर कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि उपचुनाव सरकार के होते हैं, हमें समीक्षा करने की आवश्यकता तो है। चीजें तो आते रहते हैं, इसमें ये तो बात करने की है ही नहीं है। बाय इलेक्शन गवर्नमेंट्स के होते हैं, उन्होंने मनी और मसल पावर से चुनाव जीत लिया है। हमारे वर्कर ने बहुत काम किया, हमारे वर्कर ने किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अपने आप में समीक्षा करने की जरूरत है, तो वो आने वाले दिनों में बैठ के करेंगे। और अब वो वाली बात जो पिछले काफी समय से आप मिस कर रहे थे, याद है ना? सब मिले हुए हैं जी। अरविंद केजरीवाल जी बीच में बहुत दिनों तक गायब थे, अब आए हैं तो कहा कि कांग्रेस के उच्च नेतृत्व तो बीजेपी से मिले हुए हैं। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने, दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की, विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया, पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। केवल और केवल आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से इस देश को और राज्यों को बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रही है। जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो सब छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ।
अलग ही लेवल पर खेलते हैं अरविंद केजरीवाल जी। खैर, आज जो उपचुनाव के नतीजे के क्या संकेत हैं और चुनाव जीतने का फॉर्मूला क्या हो, क्या नाच न जाने आंगन टेढ़ा के तहत चुनाव आयोग पर आरोप लगा करके चुनाव जीता जाता है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ बने हुए। नमस्ते दुष्यंत जी, कैसे हैं सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका डिस्कशन में। मैं विनोद जी के जरिए ज़रा डिस्कशन को विस्तार देकर आपके पास आता हूँ। विनोद जी, बात फिर एक बार से वही कि राहुल जी ने घोड़ों की पहचान तो कर ली कि ये कैटेगरी का, ये कैटेगरी का, ये कैटेगरी का, लेकिन फेर नहीं पाए, या फेरने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। दिक्कत कहाँ रह गई कांग्रेस के साथ, खासतौर पर इधर के राज्यों में? केरल में तो कुछ हासिल ही हुआ है, जाहिर सी बात। लाल जी, अभी आप जो राहुल गांधी का ये पुराना साउंड बाइट सुना रहे थे वो गुजरात का ही था। हाँ। और गुजरात के उस जगह पे जब ये उपचुनाव के 2 सीटें की वहाँ पे बात चल रही थी, तो राहुल गांधी एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने गए थे, लेकिन सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने 3 कैटेगरी का घोड़ा बना दिया। एक कैटेगरी का बारात का घोड़ा, एक रेस का घोड़ा और एक लंगड़ा घोड़ा। अब ये पता नहीं कि उसमें रेस का घोड़ा आया कि नहीं आया, लेकिन नतीजा तो यही दिखा। सवाल इससे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी आपने राजा अमरिंदर सिंह का आपने सुना जी, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के। राजा साहब जो है अमरिंदर सिंह, वो लुधियाना के एमपी भी हैं। ये समीक्षा की बात करते हैं। अब आप सोचिए कि ये समीक्षा की बात करते हैं भाई साहब, लेकिन वो एक दिन भी प्रचार करने के लिए, अंशु के प्रचार करने, कांग्रेस कैंडिडेट के प्रचार करने लुधियाना वेस्ट में नहीं गए। बताइए, इसमें कई सवाल। अब ये पार्टी अध्यक्ष और पार्टी अध्यक्ष के साथ साथ लुधियाना के एमपी, लोकल एमपी, और वो वहां के लुधियाना वेस्ट के जो कैंडिडेट है उसके आप प्रचार में नहीं जाते हैं। अब बाद में कहते हैं ये सरकार जिसकी होती है वही धन बल से, बाहुबल से। ये भी बड़ा कैजुअल टाइप का बयान है उनका। ये हर लोग हारने के बाद इस तरह करते हैं। आप आगे बढ़ के कहेंगे कि ये मैनेज था, इलेक्शन मैनेज था जी। कभी आप छूटेंगे तो इलेक्शन कमीशन को कहेंगे, लेकिन ये आपका कनेक्शन नहीं है अपने पार्टी में, नेताओं के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, इस बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे। और ये दिखा रहा है इस चीज को कि ये जितने बाई इलेक्शन है इसके सीधे संदेश यही है कि इलेक्शन संगठन से जीता जाता है। बिल्कुल, इलेक्शन ईवीएम पे और वोटर लिस्ट से नहीं जीता जाता। अब आप बीजेपी की देखिए ना कि वहीं कालीगंज में वहां बीजेपी की हार हुई है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि उनके संगठन वहां उतनी मजबूत नहीं है, आप भले उसमें जो भी राजनीति हो। तो ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई साहब, चुनाव इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष कराती रही है वो आज का हो और 20 साल पहले का हो, उस पर डाउट करने से पहले आप एक बार अपने संगठन को भी मजबूत कर ले। बिल्कुल, तो शायद आपको फिर एक सॉफ्ट टारगेट इलेक्शन कमीशन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही बात है कि आप सबसे पहले अपना दुरुस्त कीजिए और उसके बाद ही तो आप आगे भी कुछ अगर कमी रहती है तो कह सकते हैं भाई हम तो दुरुस्त थे लेकिन इधर। लेकिन जहाँ बात दुरुस्ती की आती है दुष्यंत सर, मुझे एक कहावत याद आ रही है। हम लोग उस समय बड़ा बोलते थे कि रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। तो उसका एक ही जवाब होता था, फेरा नहीं गया है, यही उसका जवाब होता था। राहुल गांधी जी ने आइडेंटिफाई तो कर लिया, क्या फेर नहीं पाए क्या? क्योंकि जिस तरह के नतीजे आए, खासतौर पर गुजरात की ये बाइट थी, और गुजरात में जिस तरह के नतीजे आए हैं दुष्यंत सर, उससे तो यही लगता है कि राहुल जी ने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई शायद किया है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाए। जी बिल्कुल, सॉल्यूशन भी वो देने जा रहे हैं। अभी उन्होंने 40 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें प्राय केंद्रीय जो समिति है, चयन समिति, कैंडिडेट का जो सिलेक्शन करती है, स्ट्रेटजी बनाती है, प्रचार करती है, उसकी भूमिका नहीं होती है। और राज्य स्तर पे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वही सारे फैसले लेती है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि पंजाब की हार और गुजरात की हार दोनों गंभीर चिंता करनी पड़ेगी पार्टी को आगे बढ़ने के लिए। और जिस तरह से वहां पे आने वाले दिनों में वो बड़ा बदलाव करने की सोच रहे। लेकिन मैं जोरदार खंडन करूंगा मिश्र जी की बात का, जो मिश्र जी ने कहा कि चुनाव संगठन से जीते जाते हैं। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी का तो कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक लास्ट तक संगठन है, फिर भारतीय जनता पार्टी हर जगह सरकार क्यों नहीं बना पाती? नहीं, वैसा संगठन नहीं है। देश भर में केरल में भारतीय जनता पार्टी का वैसा संगठन नहीं है सर।
सर है। हाँ? 20 करोड़ सदस्य हैं इनके, हाँ। हर बूथ 14 पे इनका यूथ है। अरे सर 6 करोड़ और बढ़ गए। अच्छा खैर इसका जवाब देंगे, कौशल कांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वो जो देंगे बोल लेने जवाब। दीजिए। माननीय मुझे कृपया कंप्लीट। हाँ बोलिए बोलिए सर। लेकिन और भी चीजों का महत्व होता है, जैसे प्रचार, सही प्रत्याशी का चयन। और सर ने बोला ना जैसे कि ट्रेंड चलाने से कोई चुनाव नहीं जीतता। भारतीय जनता पार्टी की 2014 की सरकार, यही मीडिया और हमारे विनोद भाई जैसे बुद्धिमान लोग कहते थे कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया है, व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल किया है मोदी जी ने, और मोदी जी ने एक नए तरीके का प्रचार करके सरकार में आ गए। तो साहब महत्व हर चीज का है। और जो आपने कहा चुनाव आयोग के ऊपर बात उठाने वाली, जी तो महाराष्ट्र में जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर, सर वो सारे तथ्यात्मक हैं और वो सारे तथ्य न्यायालय में सर रखे। जवाब भी तो चुनाव आयोग ने और- तथ्यात्मक दिए हैं, सर, 3 गुना पेज में जवाब दिया है हमारे सर। जवाब कौशल जी देते हैं। वहां पे तो शेर सुनाते हैं चुनाव आयुक्त जो थे पहले वाले, नए का तो मेरे को पता नहीं, वो शेर सुनाते हैं कविता ये सुना- अगर आरोप सुनाते हैं। लगाएंगे ना सर, ये आरोप लगाएंगे तो लेकिन पहले सर, चुनाव ये आयुक्त जो गंभीर हैं, आरोप है। और चुनाव आयुक्त महाराष्ट्र पहले चुनाव पीएमओ में से जो तय हो जाते थे कांग्रेस सर। पार्टी ने आरोप लगाया है, मैं भी उन आरोपों को समर्थन देता हूं। वो नितांत गंभीर आरोप है। देखिए गंभीरता अगर इसमें होगी तो वो दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर सिर्फ आरोप के लिए आरोप लगाएंगे तो बात बनेगी नहीं। कौशल कांत जी पहला तो जवाब यही दीजिए सर। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर इतना मजबूत संगठन है तो सब जगह पर चुनाव क्यों नहीं जीत जाती, कश्मीर से लेके केरल तक। बताइए कितना मजबूत आपका संगठन है और क्यों नहीं जीत पाते हैं। उसी में बंगाल का भी जवाब दीजिएगा, बंगाल में आपको झटका लगा है। लालचंद जी, सबसे पहले तो संगठन बहुत जरूरी होता है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होती है विचारधारा। कोई भी ऐसा दल जिसकी विचारधारा में देश का विरोध नजर आता हो, जिसकी विचारधारा में राम का विरोध नजर आता हो, और जिसकी विचारधारा में सनातन का विरोध नजर आता हो, संगठन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर उसका लक्ष्य गड़बड़ है तो जनता उसका जवाब देती है। संगठन नंबर 2 पे आता है, लक्ष्य नंबर 1 पे आता है। हमारा लक्ष्य ठीक है, हमारा संगठन मजबूत है, जहां मजबूत है वहां पर हम जीते हैं। हम ये मानते हैं कि केरल में और वेस्ट बंगाल में अभी बहुत काम करने की जरूरत है, पंजाब में भी बहुत काम करने की जरूरत है। हम हर हार से सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि अगली बार हम इसको आप कैसे... विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं कौशल कांत जी, नहीं, मुझे ये नहीं, बताइए, आगे यही सुनिए तो, कांग्रेस सुनिए पार्टी तो, है ना, सुनिए यही तो, कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने लंबे समय तक चुनाव जीते हैं। उस समय इनकी विचारधारा अलग थी, अब अलग नहीं, हो गई। मैं बताता हूँ। बताइए। जब कांग्रेस जीतती आई है 75 तक, तब तक भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, ठीक। और कांग्रेस की विचारधारा वो सब... सर प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे पूरी बात करने दीजिए। आपका समय आएगा फिर बोल लीजिएगा। ठीक है, जनता को डिसाइड करने दीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ, सही नहीं बोल ठीक रहा है, हूँ। वो सुन रहे हैं। ठीक है, देखिए जहां तक विचारधारा की बात रही, आप खुद देखें कांग्रेस को, जो लोग शुरू से देख रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को किस तरह से परिवर्तित किया। कांग्रेस किस तरह से आजादी के पहले जब कांग्रेस बनी थी तो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती थी। कांग्रेस आजादी के बाद अपने आप को प्रो मुस्लिम करने लगी। आज वो इस लेवल पर आ गई है कि वो उनका जो पिछला घोषणा पत्र था और जो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र था वो लगभग एक जैसा हो गया। तो एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और दूसरी चीज आप ये देखिए, राहुल गांधी की जो बाइट दिखाई आपने, ऐसा लग रहा था जैसे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं चला रहे, इंडियन नेशनल अस्तबल चला रहे हैं। जो लोग मतलब कम से कम 3 तरह का घोड़ा बता दिया इसलिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपने लेकिन कौशल कांत जी, हम जो बात कर रहे थे ना, हम बात कर रहे थे कि भाई आरोप प्रत्यारोप से चुनाव जीतते हैं या संगठन से। आपने एक बड़ा पहलू जोड़ दिया कि भाई संगठन तो चाहिए ही, लेकिन विचारधारा भी दुरुस्त चाहिए, कुछ काउंटर। हाँ बिल्कुल, आपने जोड़ा है, मैं मानता हूँ इस बात को। और मैं मानता हूँ कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर है वहां पर उसका प्रदर्शन ठीक है। दुष्यंत नागर जी एक छोटा सा काउंटर कीजिए, फिर विनोद जी के पास आऊंगा मैं। दुष्यंत, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये अपनी विचारधारा की बात कर रहे हैं कि मेरी विचारधारा बहुत अच्छी है। पहली बात तो इन्होंने जिना जैसे एक देशद्रोही जिसने देश के टुकड़े किए, उसकी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केरल में तो उनके साथ, बंगाल के, केरल में तो कांग्रेस के साथ है सर। सिंध में बनाई थी। सर मेरे को तो सुन लीजिए। और दूसरी बात, आप अगर विचारधारा अपनी अच्छी बता रहे और कह रहे साहब हमारी विचारधारा को तो मैंडेट हासिल है, तो अब आप 1 सीट जीते और 4 इंडिया अलायंस जीता है। आप तो कहीं है ही नहीं।
आपको तो इस उपचुनाव में भी लोगों ने नकार दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है, और जब देश को आजाद कराने उसमें की लड़ाई 2 सीट कांग्रेस उनकी है पार्टी सर, लड़ रही दुष्यंत थी, नगर सर, तो 2 आपके सीट नेता उनकी है जो कहाँ थे, ताल वो ठोक के आपको कह रहे हैं कि बताना हमने पड़ेगा। कांग्रेस को आउट कर दिया। वो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी से, आप जो 4 सीट का हवाला दे रहे हैं उसमें 2 उनकी है, जो कह रहे हैं कांग्रेस को हमने हटा दिया, आउट कर दिया, वो बीजेपी से मिले हुए हैं उनकी जी। है, लेकिन आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अच्छा, ठीक है, अभी अपना बना लिया आप। विनोद जी को मैं लाता हूं। विनोद जी, मैंने अपना नहीं बनाया। विनोद जी, सवाल जुड़ा है कि संगठन के साथ साथ विचारधारा भी होनी चाहिए। कांग्रेस के पास विचारधारा का भी संकट है। अच्छा, मैं पहले एक बात तो नागर साहब, आप ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग की बात कई बार, जिन्ना की बात कई बार कर चुके हैं। उसमें झोल है, आप इस चीज को, मैं सुनिए तो सही, झोल है उसमें, आप फैक्चुअली झोल है। एक मिनट सुनिए तो सही, आप एक मिनट आप सुनेंगे ही नहीं। आपके जो जिन्ना साहब जो आए थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही में से आए थे, उसके बाद वो मुस्लिम लीग बने हैं। पहले तो ये तय कर लीजिए कि इंडियन नेशनल लीग जो है वो मुस्लिम लीग है या इंडियन नेशनल कांग्रेस है। अब आप दूसरी तरफ से मैं कह रहा हूं, अब दूसरी बात आप सुन लीजिए। विचारधारा की बात डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार तरीके से बताई है और सच में मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। अभी जो इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, आप देख लीजिए, जिस कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया स्तब्ध है, मिडिल ईस्ट से लेके रसिया से लेके बड़े बड़े महाशक्ति जितने भी देश हैं वो स्तब्ध है। और आपके कांग्रेस पार्टी की तरफ से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये किया जा रहा है कि भारत क्यों नहीं कूद रहा है। हाँ। अभी मैंने सीज फायर पे जयराम रमेश का एक ट्वीट पढ़ा जिसमें एक्स पे हैंडल पे उन्होंने कहा था कि ये सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस सीज फायर का क्या मतलब है जब तक कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में नहीं होता है। मतलब वो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच में आप सीज फायर कराना चाह रहे हैं। आपको चिंता इजराइल और ईरान के जंग का नहीं है, आपको हमास से है। आपको वो पॉइंट जोड़ना है जिसके लिए कारण आप वहां केरल में एक सीट जीत के आए हैं। केरल में आपने जो सीट जीता है उसमें सारे एसएफआई, पीएफआई, मुस्लिम लीग, वो आप सुनिए तो सही, आपकी वो विचारधारा वहां पे आके वायनाड से होते हुए केरल में वो खत्म हो जाती है। आप उस विचारधारा को पूरे देश में लागू नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सुनिए, आप जब बात, अब डॉक्टर साहब की बात को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया तो पार्टी के साथ में दिक्कत है कि वो पार्टी आज की तारीख में वो क्या है जी। आप पार्टी को एक तरह से, जिस तरह से आपने एक माइनॉरिटी वोट के लिए और वोट बैंक पॉलिटिक्स में एक्सट्रीम लेवल को पार कर गए हैं जी, वो कंपटीशन आपका रीजनल पार्टी से हो सकता है, लेकिन विचारधारा के रूप में कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये भी समझने की जरूरत है। देर सवेर आप जरूर समझें। बिल्कुल, ये ताजा उदाहरण है नागर साहब, ये ताजा उदाहरण है भाई। ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, भारत किसी की तरफ से कूद गया क्या? हमारे और पाकिस्तान के बीच टकराहट हुई, क्या ईरान हमारी तरफ से आके कूद गया? तो भारत को आप कूदने के लिए कैसे कह रहे हैं कि भाई ईरान की तरफ से कूद जाइए? ये विचारधारा का संकट नहीं है तो क्या? 5000 से ज्यादा लोग लाए गए हैं ईरान से और इजराइल से भारत के लिए। कैसी कैसी सलाह दे देते हैं? भारत सरकार वहां ऑपरेशन सिंधु चला रही है, अगर एबीसीडी को कोई समझने वाला होगा तो ये सलाह नहीं देगा कि आप किसी की तरफ से कूद जाइए। कैसे कूद जाए? देखिए, कृपया अपने हमले को रोकें, मैं जवाब देना चाहता हूं। हमला नहीं कर रहे सर, हम तो आपको पॉइंट दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन को दुनिया ने 2 राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी है। 2 राष्ट्र सिद्धांत का पूरी दुनिया समर्थन करती है, देश भारत भी समर्थन करता है। फिलिस्तीन का समर्थन आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने भी किया है। उसी के संदर्भ में, उसी के आलोक में जयराम रमेश साहब कह रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं सॉरी करूंगा, थोड़ा सा अलग कर लीजिए। फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है। आप हमास का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन सही बात है। आप हमास हिजबुल्लाह का समर्थन करेंगे तो कैसे होगा? इजराइल का हमास के साथ है। अभी आतंकवादी संगठन और आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकते ना सर, के साथ है, फिलिस्तीन का कर सकते हैं, आतंकवादी संगठन का थोड़े ना समर्थन करेंगे। देखिए, आतंकवादी संगठन का विनोद जी समर्थन कर रहे हैं, मैं नाम भी नहीं लेता ऐसे ऐसे संगठनों का जिनके ऊपर बैन है, लेकिन फिलिस्तीन की आम जनता का समर्थन भारत सरकार करती है। भाई मैं क्या करता हूं? अच्छा, डाइवर्ट मत कीजिए। ईरान की तरफ से भारत को क्यों कूद जाना चाहिए था इस युद्ध में, बताइए। भारत सरकार ने करा है, अनेक मोर्चों पे किया है। ईरान की तरफ से भारत को क्यों कूदना चाहिए था, बताइए, इसका कोई जवाब है? देखिए, भारत सरकार और भारत
सदियों से, हम आजादी के पूर्व से सदैव शांति के पक्षधर रहे हैं, और हमें अगर किसी कमजोर राष्ट्र के ऊपर कोई बड़ा राष्ट्र दबाता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ये बात आपने यूक्रेन के टाइम में कही थी क्या? रूस यूक्रेन युद्ध के समय में कहते हैं, रूस यूक्रेन के युद्ध के समय में कही थी कि रूस की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से कूद जाओ। भारत की कोई भूमिका हो सकती है युद्ध को बंद कराने में, तो भारत को हाँ, भूमिका ये बात निभानी है, चाहिए। ये बात ठीक है, बंद कराने में अगर हो सकती है तो वो तो जो सरकार है वो कह भी रही है, सरकार कह भी रही है, बात भी सरकार ने किया। कौशल कांत मिश्रा जी बताइए। दुष्यंत जी, पहले तो समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप कांग्रेस के शुभ चिंतक हैं और यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक आपके बारे में लिखा हुआ, तो कम से कम ऐसी बात दीजिए जिससे कांग्रेस थोड़ा सुधरे, क्योंकि जरूरी है कांग्रेस देश के लिए, ये भी मैं मानता हूँ। आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि कांग्रेस भटक गई है, कहीं न कहीं वो भटक गई है। आज वो देखिए, जिस आर्टिकल की जयराम रमेश की बात हो रही है उसमें वो चाहते हैं कि भारत ईरान की तरफ से, सर सुनिए तो, भारत ईरान की तरफ से लड़े। क्यों भाई? हम शांति की बात करें। हम जब रशिया और यूक्रेन की बात थी तब भी मोदी जी ने दोनों देशों से बात की। अभी इजराइल और ईरान दोनों के दोस्तों के टच में है और सबसे यही कहा जा रहा है कि शांति होनी चाहिए, युद्ध किसी चीज का निदान नहीं है। पर आप ये देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के जो समर्थक है वो, सर सुनिए तो, कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक जिस तरीके से ईरान के समर्थन की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो फिलिस्तीन का नहीं, हमास के समर्थन की बात कर रहे हैं। और जब कभी भी बात आती है कि जब हूती की बात आती है, हमास की बात आती है और आतंकवादी जो भी ग्रुप बनाए गए हैं ईरान के द्वारा, उसके खिलाफ कभी भी कांग्रेस नहीं बोलती। तो आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने पहली बार कही थी, कि आपको अपनी विचारधारा के बारे में दोबारा ध्यान से सोचना पड़ेगा। ये आपके लिए बेहतर है। आप इसी तरह से सोचते रहें, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लोकतंत्र कि दो देशों की लड़ाई में कूदा नहीं जाता है, कूदा जाता ना तो रूस और ईरान और सारे इस्लामिक देशों की भूमिका देख लीजिए, सारे देशों की भूमिका देखिए। आप ओआईसी पे कभी बोलेंगे? मैं वही कह रहा हूं इस तरह कूदा नहीं जाता किसी की तरफ से, शांत कराया जाता है। जिस तरीके से ओआईसी बनाया गया और ओआईसी के, और कौशल जी ने सवाल उठाया, जो कांग्रेस के सांसद पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए गए थे भारत के लिए, क्या वो भटके हुए थे? कि कांग्रेस पार्टी को भटकी हुई पार्टी बता रहे हैं? नहीं, जो उनका विरोध कर रहे थे, जो यहाँ बैठे बैठे उन पर हमला कर रहे थे, भटका हुआ अगर कहा जाएगा तो उनको कहा जाएगा। अरे दुष्यंत जी, बात करना, युद्ध रोकने की बात करना, दुष्यंत जी जैसे कमजोर राष्ट्र जिसके ऊपर लगातार मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दा वही है कि संगठन, विचारधारा, ये तत्व है ना चुनाव जीतने के। विनोद जी को मैं ला रहा हूं। विनोद जी, दुष्यंत जी, एक छोटा सा फीडबैक, एक सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस ही थी जिसने अपने सांसदों की तुलना आतंकियों से की थी। मैं वही कह रहा हूं, उन पर हमले करने वाले लोग जो है उन पर सवाल है। विनोद जी, नागर साहब देखिए, संगठन के साथ साथ विचारधारा की बात ठीक है, आपने उसको दूसरे तीसरे लाइन पे ले गया। संगठन की बात जो हमारा आज का सबसे टॉपिक का यही है, हम इसी पे आते हैं डिस्कशन में। कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेके आप देखिए कि कितनी कमेटी की रिपोर्ट आई पार्टी के अंदर में, सही बात, और कितने रिपोर्ट पे आपने उसके बाद पार्टी ने उस पे रिपोर्ट पे अनुशंसा के तो छोड़िए, उस पे विचार करना भी कभी जायज समझा। बिल्कुल। अब आप देखिए कि सीधे सीधे इस देश में अभी आप राहुल गांधी 2 बार अभी 10-15 दिन में विदेश के दौरे पे हैं और किसी को पता नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ है। तो भाई साहब, ये टूरिज्म नहीं है पॉलिटिक्स। आपको यहाँ 24/7 काम करने वाले लोगों से मुकाबला करना है। यहाँ अमित शाह जैसे लोग, यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे लोग 24/7 काम करना है। अभी आप देखिए 4 देश से, अभी G7 से के साथ में 3 कंट्री से दौरे से आए प्राइम मिनिस्टर और सुबह में बिहार पहुंच गए। अगले दिन शाम में वो उड़ीसा के दौरे पे थे। तो जो कनेक्टिविटी है एक नेतृत्व का और नेता का, जो 24/7 लोगों के बीच दिखता है जी, और एक जो आप उसको एक पैशन राजनीति को मानते हैं, कब देश में है कब विदेश में है किसी को नहीं मालूम, और आप मुकाबला करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग से नहीं होती है राजनीति, ठीक है, नहीं वोट जीते जाते, आप लोगों के बीच रहना होगा। देखिए लुधियाना का एग्जांपल लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष और वहां के सांसद प्रचार करने नहीं गए हैं फिलहाल, चलिए शुक्रिया, लेकिन वो बात सही है कि संगठन दुरुस्त, विचारधारा दुरुस्त, तभी तो चुनाव जीतेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगाने से नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाले से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, दुष्यंत नागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी वक्त है